देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, फिक्र आपकी में स्वागत है। पूरे देश को इस वक्त एक ही फिक्र है और उस फिक्र का जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक में दे दिया है। हमारी सेनाएं हर जरूरी फैसले ले रही हैं। 1 इंच जमीन पर कोई आंख नहीं उठा सकता। कांग्रेस बार बार सवाल कर रही थी कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते हैं, प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं। जवाब सर्वदलीय बैठक में दिया गया। प्रधानमंत्री पहले भी जवाब दे चुके थे, लेकिन अभी जो जवाब है वो जवाब करारा है। वो सीधे देश के दुश्मनों यानी चीन को जवाब दिया गया है और इस जवाब में सीधे सीधे एक संदेश है, हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा। पहला। दूसरा, कोई पोस्ट किसी के कब्जे में नहीं है। तीसरा, 1 इंच जमीन नहीं देंगे। चौथा और अति महत्वपूर्ण कि सारी सेनाएं खुद फैसले लेंगी। यह प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है। यहां पर कोई भी शक शुबा ना रहे। प्रधानमंत्री मोदी की ये सीधे 2 टूक अगर कहा जाए चीन को। अमोद मेरे साथ है। अमोद, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन हमारे दर्शकों ने जो अभी अभी अपने चैनल को ऑन किया है, आपको बताना चाहेंगे बहुत लंबी ऑल पार्टी मीटिंग चल रही है। अमोद, कितने घंटे ऑल पार्टी मीटिंग चली और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री का ये जो मैसेज है लाउड एंड क्लियर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए निशान, सीधे सीधे मैं कहूँ तो ये तकरीबन 3.5 घंटे बैठक चली है और सारी पार्टियों के नुमाइंदों को बोलने का मौका दिया गया। सबने अपनी बातें रखी और शुरुआत में जब अमोद जी, मैं आपको रोकूंगा। मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हैं। सर, स्वागत है आपका एक बार फिर से। प्रधानमंत्री मोदी ने, आपने सुना होगा क्या कहा, मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूं। हमारी सेनाएं हर जरूरी फैसले ले रही हैं। 1 इंच जमीन नहीं देंगे, कोई पोस्ट पर कब्जा नहीं है और किसी को हमने अंदर नहीं घुसने दिया। आपका रिएक्शन सर? देखिए, प्रधानमंत्री ने जो कहा है, सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि हमारा कोई पोस्ट अभी तक किसी ने कब्जा नहीं। ये तो कोई भी नहीं कह रहा था कि कब्जा किसी ने किया हमारे पोस्ट तो बहुत नीचे है। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि हमारी जो सीमा है उससे किसी ने उसका उल्लंघन नहीं किया। देखिए, यहाँ तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो कि है नहीं। तो परसेप्शन, जैसे फिंगर 4 पे हमारा परसेप्शन था, फिंगर 8 तक, और उनका परसेप्शन था। तो अब ये देखने में लग रहा है, देखिए प्रधानमंत्री ने बड़ा सोच विचार किया और सब ये स्टेटमेंट दिया होगा कि कोई घुसपैठ हुई नहीं है। ये तो जो आप सोचते हैं ओनली परसेप्शन। तो कोई हमारी जमीन ऐसी जो थी हमारे, जैसे LOC में कश्मीर में हमारी पूरी लाइन। जनरल प्रसाद, मैं अपने दर्शकों को कुछ बताना चाह रहा हूं, आप प्लीज मेरे साथ बने रहिए। प्रधानमंत्री मोदी की लाइव स्पीच आ रही है, लेकिन ये योग दिवस पर है। अभी हम आपको इस वक्त उससे एक और बड़ी खबर बता रहे हैं, तो हमने विजुअल कट कर रखा है और आपके सामने ये ब्रेकिंग बता रहे हैं। ओवर टू यू जनरल प्रसाद सर, प्लीज सर बताइए। ये प्रधानमंत्री किस समय बोलने वाले हैं? सर अभी बोल रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन वो योग दिवस पे बोल रहे हैं सर, प्लीज। Okay. So I'll come back to what I was saying. Yes sir, please go ahead sir. I am only going to comment on what the PM said. Yes sir. PM ने ये हमारी कोई पोस्ट कैप्चर नहीं हुई है। ये रिपोर्ट तो कभी आई नहीं थी कि कोई पोस्ट कैप्चर। पोस्ट तो बहुत पीछे है जी। तो पेट्रोलिंग के यहाँ पे तो अब उन्होंने ये कहा कि पेट्रोलिंग के दौरान में उन्होंने कोई हमारी उल्लंघन नहीं की है सीमा को। यहाँ तो सीमा है ही नहीं। जैसे कि कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल है ना, सीमा कुल पिलर्स लगे हुए हैं, डिमार्केटेड है, नक्शे पर मार्क्स है, जमीन पर मार्क्स है, फेंस लगी हुई है। तो वहाँ अगर 1 इंच का भी उल्लंघन होगा तो कहेंगे जी हमारी LOC के अंदर आ गए, चले गए पार। तो यहाँ तो वो लाइन है ही नहीं। तो प्रधानमंत्री की बात तो माननी पड़ेगी। मैं क्या बताऊँ इसमें, अगर प्रधानमंत्री को कोई काउंटर तो कर नहीं सकता, उनके पास तो कोई खबर है, हमें तो खबर आप ही देते हैं निशान जी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर प्रधानमंत्री को सूझबूझ में यही जो उन्होंने कहा हमें मान लेना चाहिए। अब ये भी उन्होंने कहा कि हमारे 20 सोल्जर्स मासूम हो गए और उन्होंने देश की रक्षा के लिए किया। और उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर कुछ भी काम जरूरी पड़ेगा तो हमारी सेना उस काम को पूरा मुकम्मल करेगी। तो आर्मी की तैयारी चल रही है, जिसमें उन्होंने उसका उसके अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। आर्मी इज गेटिंग रेडी, इज फुल्ली रेडी। अगर कुछ हरकत होती है
तो आर्मी विल टेक नेसेसरी मिलिट्री एक्शन, ये उनका मुझे समझ में आ रहा है। तो इसमें तो बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, आर्मी को अपना कार्य करना है। आर्मी के 20 जवान शहीद हुए, उसका वो जवाब लेके रहेंगे किसी न किसी तरह। अब वो किस तरह लेंगे, कब लेंगे, कहाँ लेंगे, वो तो समय बताएगा। लेकिन आज ये मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने काफी क्लियर कर दी 2 बातें। जिस तरीके से थैंक यू वेरी मच सर। जनरल प्रसाद, आपने हमसे बातचीत के लिए समय निकाला। आई एम सॉरी, आई एम इंटरजेक्टिंग यू। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त अभी बोलते हुए, आइए देखते हैं। स्ट्रांग इम्यूनिटी ही हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। यही हमारा बॉडीगार्ड है। इस सुरक्षा कवच को बनाने में योग हमारा बहुत विश्वसनीय साथी है। मैंने हाल के दिनों में लोगों को योग से जुड़े अपने वीडियो पोस्ट करते देखा है। कई लोग 21 जून को कैसे घर में योग दिवस मनाएंगे, इसे लेकर भी बहुत कुछ लिख रहे हैं, वीडियो भी पोस्ट कर रहे हैं। इस वैश्विक महामारी के बीच ये बहुत सकारात्मक संकेत है। 15 जून को चीन की सेना पीएलए भारत की सेना से भिड़ गई थी, जिसके बाद से चीन लगातार अकड़ दिखाता रहा है और बार बार गलवान घाटी को अपना बताता रहा है। इस बुलेटिन में आगे हम आपको गलवान घाटी भारत की ही है, इसका जिंदा सबूत भी दिखाएंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आखिर हिंदुस्तान की सेना के वो कौन सा प्लान था जिसने चीन की अकल ठिकाने लगा दी। अब चीन के सुर बदल गए हैं और वो भारत के बातचीत के जरिए मसला सुलझाने को कह रहा है। इसके पीछे भारत की लगातार मजबूत हो रही स्ट्रैटेजी है, जिससे चीन के होश फाख्ता हैं। बंद कमरों से लेकर ग्राउंड तक तैयारियां तेजी से हैं। इस फिक्र में भारत की पूरी नजर है और दिल्ली में रक्षा मंत्री लगातार पीएम को हमारी तैयारियों का हर अपडेट दे रहे हैं, तो दूसरी ओर एयरफोर्स चीफ ने ग्राउंड पर उतरकर दुश्मन को उसकी हैसियत दिखा दी। सेना की ये गाड़ियां जब हिमालय को चीरती हुई गलवान घाटी की ओर बढ़ने लगी, तो इस कारवां को देखकर बीजिंग दहल उठा। जिनपिंग ने सोचा भी नहीं होगा कि हिंदुस्तान की सेना गलवान घाटी का बदला लेने के लिए इतनी तेजी से आगे बढ़ेगी। लेकिन जब सेना सड़कों पर रौंदने लगी, तो चीन की अक्ल ठिकाने आ गई। 15 जून की रात को भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प हुई और इसी हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद भी हो गए। और इसी के बाद भारत ने चीन को जवाब देना भी शुरू कर दिया। ना सिर्फ दिल्ली के अंदर डिप्लोमेटिक जवाब दिए जा रहे थे, बल्कि ग्राउंड पर भारत ने अपने ट्रूप्स उतार दिए। इसी के साथ आसमान में भी फाइटर एयरक्राफ्ट हवा भरने लगे। इसी के बाद चीन घबरा गया। जल, थल और नभ सेना को एक कमांड में लाने के बाद ये पहला मौका है जब तीनों सेनाएं वॉर लाइक सिचुएशन में काम कर रही हैं और ग्राउंड पर कोई भी सेना पीछे नहीं है। मिलिट्री पूरी तरह से अलर्ट है, तो खुद एयरफोर्स चीफ आर.के. भदौरिया ने एयर बाउंड्रीज को सुरक्षित रखने का जायजा लिया। देश के एएलजी यानी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड समेत बाकी एयरबेस कैसे हैं, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट ली और अगर जरूरत पड़ी तो स्ट्रैटेजी कैसी होगी, इसकी तैयारी की। भारतीय वायुसेना चीफ ने न सिर्फ लेह का दौरा किया, बल्कि वहां पर खास तौर पर अपनी वायुसेना की सिक्योरिटी की रिव्यू भी किया। इसके बाद एएलजी का भी मुआयना किया और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि इसी के बाद वो श्रीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने फॉरवर्ड बेसिस पर सभी तैयारियों का जायजा लिया और यह भी देखा कि कैसे विपरीत परिस्थिति में या मुश्किल में हमको तैयार रहना है। दरअसल उनकी ये यात्रा 2 दिन की थी, 17 और 18 तारीख की, और इसी दौरान उन्होंने पूरी रणनीति भी तैयार की। भारतीय वायुसेना ने भारत चीन सीमा पर पुराने खस्ता हाल पड़े एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को फिर से एक्टिव कर लिया है। इसमें लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी, न्योमा, फुकचे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड हैं, जबकि थोयस, लेह और करगिल में भारत के एयरफील्ड हैं।
भारत के फाइटर इस वक्त कितनी तैयारी में हैं, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर आप सभी वरिष्ठ महानुभावों ने जो विचार रखे हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी देश की सीमाओं की रक्षा में दिन रात लगे हमारे वीर जवानों के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। उनकी वीरता, उनके कौशल, उनकी सूझबूझ पर देश अटूट विश्वास रखता है। इस सर्वदलीय बैठक के माध्यम से मैं शहीदों के परिवारों को भी ये विश्वास दिलाता हूं कि पूरा देश उनके साथ है, पूरा देश उन्हें नमन करता है। साथियों, पूर्वी लद्दाख में जो हुआ उसको लेकर आपने रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को सुना भी और प्रेजेंटेशन को भी देखा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए हैं। उनका ये शौर्य, ये बलिदान हमेशा हर भारतीय के मन में अमिट रहेगा। साथियों, निश्चित तौर पर चीन द्वारा एलएसी पर जो किया गया है उससे पूरा देश आहत है, आक्रोशित है। ये भावना हमारी इस चर्चा के दौरान भी आप सबके माध्यम से बार बार प्रकट हुई है। मैं आपको भी आश्वस्त कर रहा हूं कि हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। डिप्लॉयमेंट हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही है। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आज भारत की सेनाएं हर सेक्टर में एक साथ मूव करने में पूरी तरह सक्षम है। ऐसे में हमने जहां एक तरफ सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है। भारत पीस और फ्रेंडशिप चाहता है, लेकिन अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है और आप सबने भी इसी भाव को प्रकट किया है। साथियों, बीते 5 वर्षों में देश ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए
बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी है। हमारी सेनाओं की दूसरी आवश्यकताओं जैसे फाइटर प्लेन्स, आधुनिक हेलीकॉप्टर, मिसाइल डिफेंस सिस्टम आदि पर भी हमने बहुत बल दिया है। नए बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से खासकर एलएसी में अब हमारी पेट्रोलिंग की कैपेसिटी भी बढ़ गई है। पेट्रोलिंग बढ़ने की वजह से अब सतर्कता बढ़ी है और एलएसी पर हो रही गतिविधियों के बारे में भी समय पर पता चल रहा है। जिन क्षेत्रों पर पहले बहुत नजर नहीं रहती थी, अब वहां भी हमारे जवान अच्छी तरह से मॉनिटर कर पा रहे हैं, रिस्पॉन्ड भी कर पा रहे हैं। अब तक जिनको कोई पूछता नहीं था, कोई रोकता टोकता नहीं था, अब हमारे जवान डगर डगर पर उन्हें रोकते हैं, उन्हें टोकते हैं। बेहतर हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर से एक मदद ये भी मिली है कि हमारे जवान जो उस कठिन परिस्थिति में वहां तैनात रहते हैं, उन्हें साजो सामान पहुंचाने में आसानी हुई है। साथियों, राष्ट्रहित, देशवासियों का हित हमेशा हम सभी की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। चाहे ट्रेड हो, कनेक्टिविटी हो, काउंटर टेररिज्म हो, भारत ने कभी किसी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी कार्य है, जो भी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण है, उसे इसी तरह तेज गति से आगे भी किया जाता रहेगा। मैं आप सभी को, सभी राजनीतिक दलों को फिर से आश्वस्त करता हूं कि हमारी सेनाएं सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। हमने उन्हें यथोचित कार्रवाई के लिए पूरी छूट दी हुई है। आप सभी ने इस बैठक के लिए अपना समय दिया, अपने मूल्यवान सुझाव दिए। इसके लिए मैं सभी दलों का, आप सभी नेतृत्वगण का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपके सुझाव आगे की रणनीति में बहुत लाभकर्ता होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं फिर एक बार इस एकता का संदेश देने में आप जो बढ़ चढ़ करके आगे आए हैं, वे सेना का मोरल तो बढ़ाएगा, देश के लोगों की हिम्मत बढ़ाएगा, लेकिन दुनिया को भी जो संदेश जाना चाहिए वो पहुंचेगा। और इसलिए आज की मीटिंग में आपकी सकारात्मक भूमिका का बहुत मूल्य है, उसका बहुत ऐतिहासिक महत्व है। और इसलिए भी आप सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं फिर एक बार आप सबका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। यानी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा है दो टूक, देश शहीदों के परिजनों के साथ है, संप्रभुता के साथ भारत शांति चाहता है। भारत की इस तैयारी पर चीन का घमंड चकनाचूर हो गया है। अब बताते हैं कि हमें यह तैयारी करनी क्यों जरूरी थी, और यह आपको साफ समझ में आ जाएगा एक सैटेलाइट इमेज से।
ये सैटेलाइट इमेज गोगरा की है और ये आज की नहीं है बल्कि मई की तस्वीर है। इसमें जो गोगरा पोस्ट दिख रहा है वो भारत के पोस्ट के बहुत नजदीक है और ये सबूत है कि चीन ने इस पोस्ट पर हथियारों का जखीरा जमा कर रखा है। इससे यह भी पता चलता है कि 15 जून को जो कुछ हुआ वो लोकल टकराव नहीं था बल्कि बीजिंग की सोची समझी साजिश थी। भारत ने चीन का डटकर मुकाबला किया है और कर भी रहा है, करता भी रहेगा, क्योंकि चीन का गलवान घाटी पर दावा गलत है और हमारा दावा सही। सोमवार की रात जिस गलवान वैली में हिंसक झड़प हुई वो पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र है, लेकिन अब आपको गलवान का जिंदा सबूत दिखाने जा रहे हैं जो चीन के झूठ का घड़ा तोड़ देगा। देखें ये रिपोर्ट। पूर्वी लद्दाख में चीन और भारत के बीच सैन्य तनाव का केंद्र बनी गलवान घाटी और 45 साल की शांतिपूर्ण तपस्या पर चीनी मंसूबों से लहू फेरने वाली वो जगह जो हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, उस पर चीन अपना हक जता रहा है। लेकिन गलवान का एक जिंदा सबूत भी है जो चीन को आईना दिखा रहा है। भारत चीन सीमा पर मौजूद इस गलवान घाटी का इतिहास बताता है कि ब्रिटिश इंडिया के दौर से भी पहले ये घाटी हिंदुस्तान की थी और आगे भी रहेगी। ये इतिहास दर्ज है एक किताब गलवान समुदाय और सर्वेंट ऑफ साहिब किताब में, जिसके लेखक हैं गुलाम रसूल गलवान। ये वही गुलाम रसूल गलवान हैं जिनके नाम पर गलवान नदी और गलवान घाटी का नाम पड़ा, यानी एक हिंदुस्तानी। तो फिर ये हिस्सा चीन का कैसे हुआ? गुलाम रसूल गलवान अंग्रेजों के खोजी दल का हिस्सा थे। उन्हें चांग छेनमो घाटी के उत्तरी इलाके की खोज में लगाया गया था। गुलाम रसूल गलवान ने ही 1899 में नदी के स्रोत का पता लगाया था और उन्हीं के नाम पर घाटी और नदी का नाम गलवान रखा गया। गुलाम रसूल गलवान के वंशज आज भी मौजूद हैं। उन्होंने गलवान वैली और नदी का इतिहास गर्व से संजो रखा है। हमारे दादाजी का घर यानी हमारा घर लेह में सेंट्रल एशिया म्यूज़ियम, जो लेह में बहुत बड़ा एक म्यूज़ियम है, उसके सामने हमारा घर है। तो 1888 में वो पैदा हुआ, तो 1893 में वो अंग्रेज़ों के साथ काराकोरम रोड होते हुए गलवान नाला तक पहुंचा, जो कि अभी चीन और हिंदुस्तान उसके बारे में बहुत लड़ाई हो रहा है। ये चीन की मक्कारी और झूठ का जिंदा सबूत है जो गुलाम रसूल गलवान की पीढ़ी तक मौजूद है। गलवान परिवार भारत का हिस्सा है और ये कहता है कि गलवान भी हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा है। इतना ही नहीं, लद्दाख का जर्रा जर्रा गलवान समुदाय के इतिहास से अटा पड़ा है। कश्मीर में घोड़ों का व्यापार करने वाले समुदाय को गलवान बोला जाता है। कश्मीर के बडगाम जिले में आज भी इनका गांव गलवनपोरा मौजूद है। गुलाम रसूल गलवान का जन्म 1888 में कश्मीर में ही हुआ था। उनका मकान आज भी लेह के म्यूजियम के पास मौजूद है। उन्होंने अंग्रेज और अमेरिकी यात्रियों के साथ काम किया था। उन्हें तत्कालीन ब्रिटिश जॉइंट कमिश्नर का लद्दाख में मुख्य सहायक बनाया गया था। यानी गुलाम रसूल गलवान वो व्यक्ति थे जो लेह लद्दाख में अंग्रेज़ों के लिए सबसे अहम थे, जिन्हें पूरे इलाके की जानकारी थी। उन्होंने ही अक्साई चीन से निकली नदी का स्रोत खोजा और अंग्रेज़ों ने उसका नाम दिया गलवान रिवर। तो गलवान नाला जाते समय ब्रिटिश के जो ट्रेकर और एक्सप्लोरर जो ना बीच में रास्ता भटक गया, तो रसूल गलवान का एक चैलेंज था कि उनको सही सलामत जगह पर पहुंचाने के लिए, मगर उन्होंने बहुत मेहनत के साथ उस नाले को पार करके सब कबीले को सही सलामत मंजिल तक पहुंचाया। तो उन्होंने बोला मुझे कुछ इनाम नहीं चाहिए, इस जगह का नाम जो ना गलवान नाला होना चाहिए। तो उनका भी यही ख्याल था, अंग्रेज़ों का भी, कि इस जगह का नाम गलवान नाला रखेंगे। अब सवाल ये है कि जिस मेहनती, निडर और साहसी गलवान के नाम पर गलवान वैली और नदी है, उस पर चीन अपना हक क्यों जताता है? दरअसल चीन का दावा 1962 से शुरू होता है, वो भी उस लड़ाई से जिसमें चीन ने विश्वासघात किया था। लेकिन ना तो गलवान कभी चीन का था, न कभी होगा। तो अभी चीन और हिंदुस्तान इस जगह के लिए 1962 से लड़ रहा है और हमारे जवान, हिंदुस्तान के जवानों ने 1962 में भी उनको दखल दिया। अभी भी हमारा जवान वहाँ से उनको भगाने की कोशिश कर रहा है।
इतिहास में दर्ज गुलाम रसूल गलवान भारतीय थे। उनकी तलाश की गई जगह ब्रिटिश भारत के नक्शे में दर्ज है, लेकिन चीन के भ्रम का जाल पूरी दुनिया जानती है और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस इतिहास से चीन के भ्रम का जाल भी टूटेगा और अब आपको हम बताने जा रहे हैं वो चीन का भ्रम और भी तोड़ेगा। खबर आ रही है कि भारत ने उसी गलवान में 60 मीटर लंबा पुल बनाने का काम पूरा कर लिया है। इससे सेना और रसद पहुंचने का रास्ता साफ हो गया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है भारत की। और अब बात करते हैं चीन पर उस प्रहार की जिसे लेकर इस वक्त पूरा एक भारत एकजुट है। ये प्रहार है चीन की इकोनॉमी पर, यानी हम बात कर रहे हैं बॉयकॉट चाइना की। हमने कल भी बताया था कि बॉयकॉट चाइना कैसे करें, और अब हम आपको दिखाते हैं कि सरकार कैसे चीन के युवान पर कतरने की तैयारी में। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी कैबिनेट हर मुश्किल का हल ढूंढने की कोशिश में है, जिसका एक ही मकसद है, चीन हटे और देश उठे। कैसे, इसको समझिए। चीन 3 तरह से भारत का धन चूसता है। पहला है बाजार, दूसरा है निवेश और तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। चीन इस वक्त भारत के बाजार में मोबाइल फोन से लेकर गणेश जी तक की मूर्ति को बेचता है और इसका भारी मुनाफा ले जाता है। भारतीय कंपनियों में निवेश करके वो भारत की कंपनियों को खरीद लेता है और यहां से वो भारी मुनाफा कमाता है। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बोली लगती है तो सबसे कम दाम में ठेका उठाकर हिंदुस्तान की कंपनियों को पीछे छोड़ देता है, फिर भारी मुनाफा कमाता है। गलवान स्टैंड ऑफ के बाद से यही वो फिक्र है जिस पर सरकार ने सारे घोड़े दौड़ा दिए। देखेंगे रिपोर्ट। किसी भी देश की आर्थिक नाकेबंदी चीन का वो तरीका है जिसे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को विरासत में मिला है। लेकिन अब चीन का पैसा फेंको तमाशा देखो वाली चाल नहीं चलेगी। गलवान घाटी की खूनी झड़प ने भारत को सिखा दिया है कि चीन को सबक सिखाना जरूरी है और मोदी सरकार ने इसकी तैयारी भी शुरू कर ली है। पीएमओ में जल्द ही हाई लेवल मीटिंग हो सकती है जिसमें चीन से ट्रेड डेफिसिट का मुद्दा उठ सकता है और इसका हल भी निकल सकता है। चीन से ट्रेड को देखें तो वित्त वर्ष 2019 में चीन से भारत ने $70 बिलियन का व्यापार किया, जो भारत के व्यापार के मुकाबले $53 बिलियन ज्यादा था। यानी चीन ने कमाया ज्यादा और भारत ने गंवाया ज्यादा, जिस पर अर्थशास्त्री दशकों से सवाल उठाते रहे हैं। उद्योग जगत अगर चीन से आने वाले सामान पर निर्भर है तो मुझे लग रहा है ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि चीन ने जो सारी दुनिया में वायरस पहुंचाया, जाने या अनजाने में, मुझे लग रहा है सारी दुनिया में उससे रोष है और भारत भी उन देशों में, आज भारत में भी पूरी तरह से कोरोना वायरस फैल चुका है। अगर बाजार की बात करें तो चीन को सबसे ज्यादा फायदा होता है मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम से, क्योंकि चीन का मूल मंत्र रहा है चीपर, बेटर, फास्टर। चीन अपने सस्ते उत्पादों के दम पर न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में छा चुका है। अब जब मोदी सरकार चीन को हतोत्साहित करने और भारत को उत्साहित करने की नीति पर चल रही है तो चीन के उत्पादों को रोकने के लिए सरकार 2 मोर्चे पर काम कर रही है। पहला, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का सरकार रिव्यू करा रही है और आयात पर टैक्स लगाने का तरीका ढूंढ रही है। दूसरा, गुणवत्ता का मानक तय करके चीनी उत्पादों को रोकने पर विचार किया जा रहा है। अर्थशास्त्री मानते हैं कि आयात कम हो और उत्पादन ज्यादा हो, आत्मनिर्भर भारत का यह लक्ष्य पाना इतना मुश्किल भी नहीं है। आत्मनिर्भर अभियान की तरफ हमने कदम बढ़ा लिया है, हम उसकी ओर अग्रसर हैं। मेरा अर्थशास्त्री होने के नाते मानना यह है कि 6 महीने से 1 साल तक अगर भारतीय उद्योगपति, भारतीय व्यापारी, भारत सरकार सब मिलकर काम करें और ऐसी नीतियां बनाई जाएं जो कि चीन ने 1980, 1990 और 2000 के दशक में बनाई थी, अगर उन्हीं नीतियों को अपनाया जाए, बल्कि उनसे बढ़ के अपनाया जाए, क्योंकि चीन एक कम्युनिस्ट कंट्री है, तो मैं समझता हूं कि वो सारा सामान जो हम आज चीन से मंगाते हैं, जिस पर हम चीन के ऊपर निर्भर हैं, वो सब सामान भारत में बन सकता है। चीन रेल, रोड और पुल से लेकर हर प्रोजेक्ट में घुसा हुआ है और इसकी वजह है लोवेस्ट बिड। नियम के हिसाब से सरकार जब बिड निकालती है तो चीन की कंपनियां सस्ते का एक बार फिर फायदा उठा ले जाती हैं। अब इसे भी सुधारने की तैयारी है।
अब टेंडर ये देखकर दिया जाएगा कि बोली लगाने वाली कंपनी के देश में भारत को कितने टेंडर मिलते हैं। साथ में ये नियम भी जोड़ने की तैयारी है कि टेंडर में भारत की कंपनियों को वरीयता दी जाए, यानी हर मोर्चे पर चीन को बाहर करने की तैयारी है। चीन 3 चीजों के लिए जाना जाता है। चीपर, बेटर, फास्टर। सामान सस्ता मिलता था, कई दफे सामान बढ़िया भी मिलता था और सामान जल्दी मिलता था। अगर ये चीपर, बेटर, फास्टर के ध्येय को लेके हम भारत में सामान बनाना शुरू कर दें तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। और आत्मनिर्भर का ये मतलब कतई नहीं है कि हम अपने आप को दुनिया से आइसोलेट कर रहे हैं, हम अपने आप को दुनिया से अलग थलग कर रहे हैं। आत्मनिर्भर का अर्थ यह है कि जिन चीज की भारत को जरूरत है वो भारत में बनता हो, बल्कि दुनिया की जरूरत को भारत पूरा करे। चीन की तरह भारत दुनिया की फैक्ट्री बन जाए और बाकी देशों को भारत निर्यात करे और एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाए। कानूनी पेचीदगी को दूर करने के लिए सारे मंत्रालय कानून मंत्रालय के संपर्क में हैं और धड़ाधड़ फैसले भी लिए जा रहे हैं। BSNL और MTNL को साइबर सिक्योरिटी के आधार पर चीन के उपकरण मंगाने से रोका गया है, तो नागपुर समेत कई जगहों पर चीन को रोड प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान भारत से चीनी बाजार पर ब्रेक लगा सकता है, लेकिन हम एक बार फिर कह रहे हैं कि इसमें वक्त लगेगा। वक्त MSME को खड़े होने में लगेगा, वक्त प्रोडक्शन और सप्लाई में भी लगेगा, व्यापारी को भी स्टॉक निकालने में वक्त लगेगा। लेकिन इसके बाद देश खड़ा होगा तो आपका सीना भी गर्व से चौड़ा होगा। बस इसके लिए हमें क्वालिटी सम्मान जो है वो लाना होगा, क्वालिटी को लगातार आगे बढ़ाना होगा। और हो सकता है कि आपको भी कुछ समय के लिए बुरे प्रोडक्ट का महंगा सौदा करना पड़ेगा। तो इसमें हर्ज नहीं है, क्योंकि हमें चीन की हड़प चाल को नाकाम करना है। चीन सिर्फ बाजार ही में नहीं, बल्कि बाजार को ही नहीं हड़पता है, बल्कि अर्थव्यवस्था में भी सेंधमारी करता है। बल्कि फिक्र की बात यह भी है कि उसकी जमीन की भूख भी बड़ी है, जो गलवान घाटी में दिखाई दे रही है। आपको मैप के जरिए दिखा रहे हैं जहां की धरती पर चीन का कब्जा है। इनमें पूर्वी तुर्किस्तान, दक्षिणी मंगोलिया, तिब्बत, ताइवान, मकाओ, हांगकांग। चीन की पूरी हड़प नीति भी समझ लीजिए। चीन की 22,117 किलोमीटर लंबी सीमा 14 देशों से लगी और 6 देशों की 41.13 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन का कब्जा है। चीन की कुल जमीन का 43% हिस्सा हड़पी हुई जमीन है। इनमें भारत की 43,000 वर्ग किलोमीटर पर भी चीन का कब्जा है। फिक्र की बात यह है कि अब चीन की इसी चाल में भारत का दोस्त रहा नेपाल भी फंस गया है। नेपाल ने चीन के उकसावे पर एक विवादित नक्शे को पास किया, जिस पर नेपाल के राष्ट्रपति मोहर लगा चुके हैं। नेपाल को उम्मीद थी कि चीन उसे आर्थिक मदद देगा, जबकि चीन उसे कर्ज देना चाहता है। दरअसल चीन पहले अपनी सीमा से लगे देशों को कर्ज देता है और फिर जब कर्ज उतारना मुश्किल हो जाता है तब उसे हड़प लेता है। इसे पाकिस्तान भी अच्छी तरह समझता है, जो ग्वादर पोर्ट के चक्कर में पोर्ट ही गंवा बैठा है। और भारत का पड़ोसी श्रीलंका भी चीनी मदद के चक्कर में हम ठोटा पोर्ट गंवा चुका है। नेपाल को यह समझना होगा और चीन के कुचक्र से बाहर निकलना होगा। और अब देखते हैं फिक्र हेडलाइंस। सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी का बड़ा बयान। बोले, ना ही हमारी सीमा में कोई घुसा, ना ही हमारी पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में। हमारी एक इंच जमीन पर कोई नजर उठाकर नहीं देख सकता। चीन पर सर्वदलीय बैठक में विपक्ष सरकार के साथ। सोनिया गांधी का सवाल, पूछा कब हुई LAC पर घुसपैठ, क्या खुफिया एजेंसियों से नहीं मिली जानकारी। LAC को लेकर की आश्वासन देने की मांग। चीन से निपटने के लिए भारत तैयार। सीमा पर बालाकोट स्ट्राइक में इस्तेमाल किए जाने वाले मिराज 2000 की फ्लीट को लद्दाख भेजा गया। सुखोई 30 भी अलर्ट। अपाचे चिनूक की हुई तैनाती। TV9 भारतवर्ष के कार्यक्रम चीन से टक्कर में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बड़ा बयान। बोले, भारतीय सेना LOC और LAC दोनों मोर्चा पर दुश्मन से निपटने के लिए तैयार। 8 राज्यों की 19 सीटों पर राज्यसभा सीटों के लिए हुए चुनाव। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 2, कांग्रेस ने 1, राजस्थान में कांग्रेस को 2 और बीजेपी को 1 सीट मिली। 14 राज्यों से आए नतीजे।
जम्मू कश्मीर में सेना को बड़ी कामयाबी, 24 घंटे में हुई 2 मुठभेड़ में मार गिराए 8 आतंकी। पंपोर में 3, शोपियां में 5 ढेर। और अब फिक्र कोरोना से जुड़ी, लेकिन सबसे पहले आज हम आपको इससे जुड़ी गुड न्यूज बताते हैं। देश में कोरोना रिकवरी रेट यानी ठीक हुए संक्रमितों का दर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब यह आंकड़ा करीब 54% पहुंच चुका है। आपके सामने ये एक्टिव केस और ठीक हुए मरीजों का ग्राफ है, जिसमें दिख रहा है कि मई की शुरुआत में एक्टिव केस ज्यादा थे और रिकवरी कम हो रही थी, लेकिन 1 जून से यह आंकड़ा उल्टा होने लगा है। मतलब रिकवर केस ज्यादा दिखने लगे हैं और संक्रमितों की संख्या कम होती गई। मतलब जैसे जैसे संक्रमितों की संख्या आगे बढ़ रही है, उससे ज्यादा बीमारी से ठीक होने वालों को भी, और ये देश के लिए अच्छी खबर है। फिक्र आपकी में अब बार बार हम आपसे ये जिक्र कर रहे थे कि प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना इलाज का रेट कम होना चाहिए, और हम उदाहरण दे रहे थे जैसा महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में और कुछ दूसरे राज्यों में क्या क्या। तो आज दिल्ली में भी प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना का इलाज कम हो गया है, जिसके मुताबिक पहले से 1/3 रेट यानी 3 गुना कम कीमत पर निजी अस्पताल में कोरोना का इलाज होगा। अब प्राइवेट अस्पतालों में 8 से 10 हजार रुपए प्रतिदिन आइसोलेशन बेड मिलेंगे, जबकि पहले इसके लिए 24-25 हजार। इसके अलावा 13 से 15 हजार रुपए प्रतिदिन में आईसीयू बेड बिना वेंटिलेटर के मिलेंगे, जबकि पहले इसके लिए 34 से 43 हजार रुपए चुकाना पड़ता था। और जिस आईसीयू में बेड में वेंटिलेटर लगा होगा उसके लिए मरीजों को 15 से 18 हजार रुपए देना होगा पर डे, जबकि इसके लिए पहले मरीजों को 44 से 54 हजार देना पड़ता था। अब आपको यह भी बता दें कि नए रेट में पीपीआई किट को शामिल किया गया है, जबकि पहले प्राइवेट अस्पताल इसकी कीमत अलग से लेते थे। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई मरीज 14 दिनों तक अस्पताल में कोविड का इलाज करा रहा है, तो अब सिर्फ आइसोलेशन बेड वाले को ज्यादा 1,40,000 रुपए का बिल चुकाना होगा। वहीं आईसीयू वाले मरीज को 2,10,000 और वेंटिलेटर बेड वाले को करीब 6 लाख रुपए अस्पताल को देना होगा। और ये सब कुछ केंद्रीय गृह मंत्री के हस्तक्षेप से मुमकिन हुआ है। फिक्र में एक और जिक्र हम बार बार कर रहे थे कि कोविड टेस्ट का रेट भी कम होना चाहिए, क्योंकि भारत का हर नागरिक 4-5 हजार रुपए जो है वो देकर कोरोना टेस्ट नहीं करवा सकता। 27 मई को आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने भी सभी राज्यों में प्राइवेट लैब को टेस्टिंग रेट घटाने की अपील की। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से कहा कि कोविड टेस्ट की अधिकतम कीमत तय की जाए, राज्य चाहे तो उसे कम कीमत रख लें। इस फिक्र को लेकर टीवी9 भारतवर्ष ने देश भर में पड़ताल की। आइए देखते हैं कि किन राज्यों में टेस्ट की कीमत पहले से कम हुई और कहां प्राइवेट लैब्स की अभी भी मनमानी चल रही है। अभी तक देश में कोरोना का सबसे प्रमाणिक टेस्ट RT-PCR तकनीक के जरिए किया जाता है। इसके लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग रेट लिए जा रहे हैं। सबसे पहले जानिए कि किन राज्यों में कोरोना टेस्ट के रेट तय हो गए हैं। दिल्ली और यूपी में 18 जून को टेस्टिंग की कीमत कम की गई। दिल्ली में इसे 4500 रुपये से घटाकर 2400 रुपये किया गया है, जबकि कुछ राज्यों ने पहले ही कोरोना जांच की कीमत कम कर दी थी, जिनमें तेलंगाना में 2200, कर्नाटक में 2600, तमिलनाडु में 3000 और महाराष्ट्र में 2200 रुपये फिक्स किया गया है। आइए सबसे पहले दिल्ली के प्राइवेट लैब्स की पड़ताल करते हैं। यहाँ रियलिटी चेक के लिए हमने सबसे पहले दिल्ली की सबसे बड़ी प्राइवेट लैब्स में से एक डॉक्टर डैंग का रुख किया। लैब में कैमरा ले जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन यहाँ हमें बताया गया कि कोरोना टेस्टिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन ही करना होता है और फिर डॉक्टर डैंग लैब के साकेत या पंजाबी बाग ब्रांच में संदिग्ध खुद जाकर जाँच करवा सकते हैं, जिसके लिए 2,400 रुपये चुकाने होंगे। मतलब हमारी जांच में साफ हो गया कि यहाँ तय और कम रेट पर टेस्टिंग हो रही है। मैम चार्जेस क्या होंगे? 2,400 इंक्लूडिंग पीपीई किट मैम। डॉक्टर डैंग लैब की तफ्तीश के बाद हमने रुख किया दिल्ली की दूसरी बड़ी पैथोलॉजी लैब डॉक्टर लाल पैथ लैब का। यहाँ भी हमारा मकसद यही जानना था कि टेस्ट के लिए संदिग्धों से कितनी फीस वसूली जा रही है। 19 टेस्ट। यहाँ पहले तो हमें स्लॉट फुल होने की बात कही, लेकिन जब हमने जांच की कीमत पूछी तो 2400 रुपये बताया गया। मतलब हमारी पड़ताल में दिल्ली का लाल पैथ लैब भी पास हो गया। 2400 रुपीज प्राइस हो गए हैं, बट अभी हमारे एंड पे सारे स्लॉट बुक हो चुके हैं इस मंथ के। सर मैं इसके लिए जानकारी लेना चाह रहा था ना कि कराने आऊँगा तो कितना देना पड़ेगा। तो सर इसमें पीपीई किट का मुझे अलग देना होता है या उसी में है? उसी में है। दिल्ली के अलावा हमने उत्तर प्रदेश में भी इस बात की तफ्तीश की कि यहाँ 2,500 रुपये में टेस्ट हो रहे हैं या नहीं।
लखनऊ में हमारे संवाददाता एक के बाद एक 2 लैब्स में गए, जहां हमें पता चला कि यहां भी फिक्स रेट यानी 2,500 रुपए में ही RT-PCR टेस्ट किए जा रहे हैं। आज से रेट 2,500 हो गए क्योंकि गवर्नमेंट का कल ऑर्डर आ गया है, तो हम भी उसी पे करेंगे। हम अब देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। जब तक हमारे किट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, हम यूज करेंगे। मतलब लखनऊ का लैब भी हमारी पड़ताल में पास हो गया। महाराष्ट्र में भी टेस्टिंग का रेट 2,200 रुपए तय है, और अगर आप हॉस्पिटल में या घर से सैंपल कलेक्ट करने के लिए बुलाते हैं तो आपको 2,800 रुपए देना होता है। इसकी पड़ताल हमने राजधानी मुंबई में की। यहाँ हमारे संवाददाता श्री सिद्धि मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल पहुंचे, जहां पता चला कि फिक्स रेट पर ही टेस्टिंग हो रही है। 2,800 इंक्लूडिंग एवरीथिंग। अगर आप घर पे या आप किसी जगह पे जाके कलेक्शन करवा रहे हो, तो अगर आप सेंटर पे डायरेक्टली जाते हो लैब के, तो वहाँ पे 2,200 है। आपको बता दें कि करीब 3 हफ्ते पहले ICMR ने सभी राज्यों से कहा था कि चूंकि अब देश में ही टेस्टिंग किट बन रहे हैं, इसलिए कोरोना जांच की कीमत कम की जाए। हमने इसकी पड़ताल जयपुर में भी की। 4500 के आसपास है। हाँ, पर उसमें डिस्काउंट भी है पेशेंट्स को। यस सर। क्या डिस्काउंट? डिस्काउंट जैसे 4,000 का ही कर रहे हैं अभी अपन यहाँ पेशेंट आते हैं तो 4,000 बाकी डॉक्टरों का अलग-अलग। डॉक्टर्स का भाई, कॉर्पोरेट पार्टीज का अलग है। हमने आपको दिखाया किस तरह से 4,500 या 4,000 रुपये लिए जा रहे हैं और दुगनी वसूली की जा रही है। ये केवल ऐसा नहीं है कि यहाँ पर की जा रही है, राजस्थान में जहाँ भी लैब को अनुमति दी गई है वहाँ पर इस तरह की वसूली की जा रही है। मतलब राजस्थान की सरकार ने अभी तक कोविड टेस्ट की कीमत कम नहीं की है, और हमारी पड़ताल में यहाँ के लैब्स फेल हो गए। और अब आपको दिखाते हैं खबरें पॉजिटिव। भारत के कुछ चुनिंदा सामानों पर अमेरिका में फिर से आयात शुल्क लगना बंद हो जाएगा। अमेरिकी प्रशासन GSP यानी जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस के तहत भारत का विशेष व्यापारिक दर्जा फिर से बहाल कर सकता है। भारत का विशेष व्यापारिक दर्जा अमेरिका ने जून 2019 में खत्म किया था और आयात पर ज्यादा शुल्क लगाया जा रहा था, लेकिन भारत भी अमेरिका के सामानों पर जवाबी शुल्क लगा रहा है। इसीलिए अमेरिका को वापस विशेष दर्जा बहाल करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने कोरोना काल में गांव लौटने वाले मजदूरों को काम देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए का नया प्लान लॉन्च कर दिया है। केंद्र से जारी ये रकम उन मजदूरों के रोजगार में लगाई जाएगी जो कोरोना काल में शहरों से गांव की तरफ लौटे हैं। जारी की गई रकम उन 6 राज्यों के 116 जिलों को ध्यान में रखकर दी गई है, जहां से मजदूरों के पलायन को लेकर सबसे ज्यादा आलोचना हुई है। TV9 भारत। TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती। 56 करोड़ इंप्रेशंस। इंडियाज नंबर 1 न्यूज नेटवर्क। TV9 नेटवर्क।